स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनते हैं एलिस वॉकर की अंग्रेजी कहानी एवरीडे यूज का हिंदी अनुवाद, रोजाना इस्तेमाल। हिंदी में अनुवाद किया है रंजना श्रीवास्तव ने। मैंने और मैगी ने कल मिलकर अहाते को खूब साफ और लहरदार बना दिया है, तो उसका इंतज़ार मैं वहीं करूंगी। आमतौर पर लोग जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा आरामदेह होता है ऐसा अहाता, जैसे बैठक को आगे बढ़ा दिया गया हो। सख्त मिट्टी को बुहार कर फर्श सा चमका दिया जाए और छोटे छोटे आड़े तिरछे खांचुक के किनारों में बारीक बालू की पांत बना दी जाए तो कोई भी यहाँ आकर बैठ सकता है, उस बयार के इंतजार में जो घर के भीतर कभी नहीं आती। बोदी और घरेलू सी मैगी तब तक घबराई घबराई रहेगी जब तक बड़ी बहन चली ना जाए। बाहों और टांगों पर पड़े जले के निशानों पर शर्मिंदा, कोनों में खड़ी निराश बहन को कुछ ईर्ष्या, कुछ श्रद्धा की नजरों से ताकती। उसका ख्याल है बहन ने जीवन को सदा से अपने एक हाथ की मुट्ठी में थामा हुआ है कि ना वो शब्द है जिसे बहन ने दुनिया से कहना कभी सीखा ही नहीं। ऐसे टीवी शो तो आपने देखे ही होंगे जिसमें कामयाबी हासिल कर चुकी बेटी का सामना आश्चर्य की तरह नेपथ्य से गिरते पड़ते आते उसके माँ बाप के साथ कराया जाता है। बेहद सुखद आश्चर्य। और मान लो कि बेटी और माँ बाप जो एक दूसरे को बुरा भला कहने, एक दूसरे की लानत मलामत करने के लिए शो पर आए हों, तो क्या करेंगे शो वाले? टीवी पर माँ बेटी गले मिलती हैं, एक दूसरे को देख मुस्कुराती हैं। माँ बाप कभी कभी रो भी पड़ते हैं। बेटी उन्हें बाहों में भर लेती है और मेज पर आगे झुक कर बताती है कैसे वो उनकी मदद के बिना कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। मैंने भी देख रखे हैं ऐसे शो। कभी कभी सपना देखती हूँ कि मैं और डी ऐसे ही एक टीवी कार्यक्रम में अचानक आमने सामने ले आए गए हैं। एक गद्देदार लिमजीन गाड़ी में मुझे कई लोगों से भरे एक रोशन कमरे में ले जाया गया है। वहां मैं जॉनी कार्सन जैसे एक मुस्कुराते खिचड़ी बालों वाले खिलाड़ी नुमा आदमी से मिलती हूँ। वो मुझसे हाथ मिलाता है, बताता है मेरी बेटी कितनी शानदार है। फिर हम मंच पर होते हैं और आंखों में आंसू भरे डी मुझे बाहों में भर लेती है। मेरी ड्रेस पर वो ऑर्किड का बड़ा सा फूल टांक देती है। हालांकि एक बार मुझे बता चुकी है कि ऑर्किड के फूल उसे निहायत फूहड़ लगते हैं। असल जिंदगी में मैं एक लंबी चौड़ी मर्दाने हाथों वाली और बड़ी हड्डियों वाली औरत हूं। सर्दियों में रात को सोते समय फ्लैनल के नाइट गाउन पहनती हूं और दिन में ओवरऑल। सुअर को मैं उतनी ही निर्ममता से मार कर साफ कर सकती हूं जितना कोई मर्द। शून्य तापमान में भी मेरी चर्बी मुझे गर्म बनाए रखती है। पूरा दिन घर के बाहर धुलाई के लिए बर्फ तोड़ती काम कर सकती हूं। सुअर से निकली भाप छोड़ती कलेजी मिनटों बाद खुली आग में पकते ही खा सकती हूं। एक बार की सर्दी में मैंने एक बछड़े की आंखों के बीचों बीच ऐन दिमाग पर धंधे मारा और रात होने के पहले ही उसका मांस ठंडा होने के लिए लटका दिया था। लेकिन हां, टीवी पर यह सब कुछ नहीं दिखता। वहां मैं वैसी ही हूं जैसा मेरी बेटी मुझे देखना चाहेगी। 100 पाउंड से भी हल्की, जौ के अनपके चीले जैसी त्वचा, तपती चमकीली रोशनी में चमकते बाल। मेरी तेज हाजिर जवाब जुबान का मुकाबला करने में जॉनी कार्सन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन ये भूल है मेरी। जागने से पहले ही मैं जान जाती हूं। किसने देखा है भला कोई तेज जुबान जॉनसन? ऐसी कल्पना भी कौन कर सकता है कि मैं किसी अजनबी गोरे से आंख मिलाऊंगी? मुझे तो लगता है कभी अगर मैंने उनसे बात भी की है तो भागने को एक पैर तो उठा ही रहा है, सिर भी उस दिशा में घूमा रहा जो उनसे से ज्यादा दूरी पर हो। लेकिन डी, वो तो किसी की भी आंखों में आंखें डालकर देख सकती है। हिचक उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। कैसी लग रही हूं मामा?
मैगी कहती है। गुलाबी स्कर्ट और लाल ब्लाउज में लिपटी हुई दुबली देह सिर्फ इतनी भर दिख रही है कि मैं जान जाऊं कि वो वहां है, दरवाजे के पीछे, लगभग छुपी। अहाते में आ जाओ, मैं कहती हूं। आपने कोई अपाहिज जानवर देखा है? शायद कोई कुत्ता, जो ऐसे किसी लापरवाह आदमी से कुचला गया हो, जो इतना अमीर है कि गाड़ी खरीद सके, और वो दुबक कर चलते हुए ऐसे ही किसी आदमी के पास पहुंच जाए जो इतना नासमझ हो कि उसके प्रति दयालु हो उठे। मेरी मैगी ठीक उसी तरह चलती है, ठोड़ी छाती पर, नजरें जमीन पर, पांव घिसटते हुए। जब से आग ने दूसरे मकान को जलाकर जमींदोज कर दिया है, वो ऐसी ही है। मैगी के मुकाबले डी उजली है, उसके बाल ज्यादा सुंदर, बदन ज्यादा भरा हुआ है। वो अब एक औरत है, हालांकि मैं भूल जाती हूं कभी कभी। कितना वक्त हुआ उस दूसरे मकान को जले? 10-12 साल। कभी कभी अब भी मैं लपटों को सुन सकती हूं, मुझसे लिपटी मैगी की बाहों को महसूस कर सकती हूं। उसके धुआंते बाल, नन्ही नन्ही काली धज्जियों में शरीर से गिरती पोशाक। ऐसे लगता था जैसे उसकी आंखें खींच कर या फिर उनमें झलकती लपटों से धधका कर खोल दी गई हों। और डी, उसे मैं मीठे गोंद के पेड़ के तले देखती हूं, जिसमें से खोद खोद कर वो गोंद निकाला करती थी। मकान के आखिरी मैले धूसर पटरे को, तपती हुई लाल ईंटों की चिमनी को देखते वक्त उसके चेहरे पर तल्लीनता का भाव था। तुम नाच क्यों नहीं लेती राख के चारों ओर? मैं पूछना चाहती थी। इस कदर नफरत थी डी को उस मकान से। मैं सोचा करती थी उसे मैगी से भी नफरत है, मगर वो तब की बात है जब तक मैंने और चर्च ने स्कूल के लिए उसे अगस्टा भेजने लायक पैसों का इंतजाम नहीं कर लिया। निर्दय भाव से वो हमारे लिए पढ़ा करती। भारी भरकम लफबाजी, झूठ, दूसरों की आदतें, पूरी पूरी जिंदगियां हम दोनों के ऊपर ठेलती चली जाती, और हम नासमझ उसकी आवाज के नीचे दबे हुए फंसे बैठे रहते। मनगढ़ंत की नदी में वो हमें नहलाती, ऐसे बहुत से ज्ञान से हमें जलाती जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। पढ़ने के अपने गुरगंभीर तरीके से वो हमें खुद से सटा लेती, लेकिन जिस क्षण हमको लगता अब कुछ समझ में आने ही वाला है, उसी क्षण हम दोनों को वो बेवकूफ की तरह धकेल दिया करती। डी को अच्छी चीजों की चाहत थी। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के समारोह पर पहनने के लिए ऑर्गेंडी की पीली पोशाक, मुझे कभी किसी के दिए गए सूट से उसने अपना जो हरा सूट बनाया था, उसके साथ पहनने के लिए काले पंप शूज। अपनी कोशिशों के आड़े आने वाली हर चीज को घूरने में, हरा देने के इरादे में वो पक्की। एक बार में कई कई मिनटों तक पलके न झपकती। कई बार मन होता झकझोर दूं, पर खुद को रोक लेती। 16 की उम्र में अपना ही एक अंदाज था उसका, और अंदाज किसे कहते हैं ये वो जानती थी। मुझे तो कभी तालीम मिली नहीं। दूसरी जमात के बाद ही स्कूल बंद कर दिया गया। क्यों? ये मत पूछिए। आज के मुकाबले सन 1927 में अश्वेत लोग सवाल कम ही पूछा करते थे। अब मैगी मेरे लिए कभी कभी पढ़ती है, खुशी खुशी, रुक रुक कर पढ़ती जाती है, मगर ठीक से देख नहीं पाती। जानती है बहुत तेज नहीं है वो। खूबसूरती और पैसे की तरह तेजी भी उससे किनारा कर गई है। मैगी जॉन टॉमस से शादी करेगी, भारी चेहरे पर काई लगे दांत वाला, और तब मैं आज़ाद हो जाऊंगी, ताकि यहां बैठे बैठे खुद को सुनाने को चर्च गीत गा सकूं। हालांकि मैं कभी अच्छा नहीं गा पाई, सुर कभी सधे ही नहीं। मर्दों वाले काम मैं बेहतर कर लेती थी। दूध दोहना पसंद था, जब तक कि सन 39 में एक तरफ लात नहीं खा ली। गाय स्वभाव से बहुत शांत और स्थिर होती है, अगर उसको गलत तरीके से दोहने की कोशिश न की जाए। जानबूझकर मैंने मकान की ओर पीठ कर ली है। इस मकान में भी 3 कमरे हैं, उस मकान की तरह जो जल गया था। बस छत टीन की है। वैसी पटाव की छतें बननी अब बंद हो गई हैं। खिड़कियां भी असली नहीं हैं, छेद बने हैं दीवारों में, पानी के जहाज में बने गोखों की तरह, न गोल न चौकोर।
उनके दरवाज़ों पर बाहर की तरफ से चमड़े की रोक लगी है। ये मकान भी चारागाह में है, दूसरे वाले की तरह। डी जब देखेगी बेशक इसे गिरा देना चाहेगी। एक बार उसने मुझे लिखा भी था कि रहने के लिए हम जो भी जगह चुनेंगे वहां वो आकर मिल लेगी, लेकिन अपने दोस्तों को कभी नहीं लाएगी। मैंने और मैगी ने इसके बारे में सोचा था और मैगी ने पूछा था, ममा डी के कब कोई दोस्त थे उसके दोस्त, गुलाबी कमीजें पहने चोर अंदाज लड़के, धुलाई के दिन स्कूल के बाद मंडराते, कभी ना हंसने वाली घबराई हुई लड़कियां, डी की कायल, बोलने का उनका सलीका, सुंदर आकृति, राख कर देने वाली उसकी मखौल करने की आदत जो हर दम सज्जी मिले पानी में सुगबुगाते बुलबुलों की तरह फूटती रहती। वे पूछते थे उसको, डी उन्हें भी पढ़कर सुनाया करती थी। जब उसका जिमी टी के साथ चल रहा था तब हम दोनों के लिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, बल्कि मीन मेक की अपनी सारी कुव्वत वो उसी पर खर्च कर देती थी। जिमी टी बेवकूफ और भड़कीले लोगों के परिवार की एक चिप्पड़ सी लड़की के साथ शादी करने को उड़ गया। डी को मुश्किल से ही खुद को संभालने भर का वक्त मिला था। जब वो आ जाएगी तो मिल लूंगी, लेकिन लो वो तो आ भी पहुंचे। पांव घिसटाते हुए मैगी ने भीतर भाग निकलने की कोशिश की, मगर मैंने रोका, कहा वापस आओ, और वो रुक गई। पांव के अंगूठे से रेत में कुआं बनाने की कोशिश करने लगी। तेज धूप में उनको साफ देख पाना तो मुश्किल है, लेकिन कार से निकली टांग की पहली झलक से ही मैं जान गई हूं कि डी है। उसके पांव सदा से साफ सुथरे हैं, जैसे खुद ईश्वर ने खास अंदाज में गढ़ा हो। कार की दूसरी तरफ से एक नाटा गठीला आदमी उतरा है। उसकी खोपड़ी पर फुट भर लंबे बाल ही बाल हैं और ठोड़ी पर भी खच्चर की ऐंठी हुई पूंछ की तरह लटक रहे हैं। मुझे मैगी की सांस की चिहुक सुनाई दी है, ऊं की आवाज करती हुई, जैसे सड़क पर पांव के ऐन सामने सांप की कुल बुलाती दुम का सिरा नजर आ जाए। उसके बाद डी, जमीन तक लंबी पोशाक, इस गर्मी के मौसम में ऐसी भड़कीली कि आंखों को चोट लगी, इतने नारंगी और पीले रंग कि सूरज की रोशनी टकरा कर लौट जाए। डी की पोशाक से छूटती गर्मी की लहरों से मुझे अपना चेहरा तपता महसूस हुआ। कंधों तक झूलते कानों के सोने के बूंदे, लटकते ब्रेसलेट, पोशाक की परतों को कांख से झटकने के लिए डी जब अपनी बाहें ऊपर उठाती है तो वो झंझनाते हैं। लहराती ढीली ढाली पोशाक जैसे जैसे पास आती है मुझे अच्छी लगने लगती है। मैगी की ऊह मुझे फिर सुनाई दी। उसकी बहन के बाल भेड़ की ऊन की तरह सीधे खड़े हैं, रात से काले, दो लंबी चोटियों में गुथे सिरे नन्ही छिपकलियों की तरह गोलाई में लिपटे कानों के पीछे गुम हो गए हैं। वाह सू जो टीनाओ, डी कहती है, यानी युगांडा के बगांडा लोगों की भाषा लुगांडा में दोपहर के पहले का अभिवादन। अपनी पोशाक में वो ऐसी लगती है मानो तैरती सी चली आ रही हो। नाटा गठीला नाभि तक लंबे बालों वाला आदमी खुलकर मुस्कुरा रहा है। फिर वो बोला, अस्सलाम वालेकुम माँ और बहन। मैगी से गले मिलने वो आगे बढ़ा, लेकिन मैगी पीछे खिसक गई, बिल्कुल मेरी कुर्सी के पीठ के पीछे तक। वहां मुझे उसका कांपना महसूस हुआ और मैंने जब ऊपर देखा तो उसकी ठोड़ी से पसीना टपकता दिखा। उठना मत, डी ने कहा, क्योंकि मैं भारी भरकम हूं। उठने के लिए मुझे खुद को धकेलना सा पड़ता है। उठने से एक आध सेकंड पहले से ही उठने की कोशिश करती सी दिख जाती हूं। टी मुड़ी और सैंडल में उजली एड़ियां झलकाती वापस कार की तरफ गई। फिर एक पोलोराइड कैमरे के साथ बाहर झांका, तेजी से झुकी और मकान के सामने बैठी मेरी और मेरे पीछे दुबकी मैगी की एक पर एक तस्वीरों की झड़ी लगा दी। फोटो लेने से पहले हर बार वो ठीक से जांच लेती कि मकान भी शामिल है। अहाते के किनारे एक गाय चरती हुई आई तो डी ने मैगी, मकान और मेरे साथ उसकी भी तस्वीर ले ली। फिर पोलरॉइड को कार की पिछली सीट पर रखकर वो मेरे पास लौटी, मेरा माथा चूमा। इस बीच
अस्सलाम वालेकुम मैगी का हाथ पकड़कर हिला रहा है। मैगी का हाथ मछली की तरह बेजान और बावजूद पसीने के शायद उतना ही ठंडा है। वो बार बार उसे वापस खींचने की कोशिश करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम शायद उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है, मगर किसी खास नायाब तरीके से, या फिर जानता ही नहीं कि लोग कैसे हाथ मिलाते हैं। जो हो, जल्द ही वो मैगी से निराश हो जाता है। तो मैं कहती हूँ, डी। नहीं मामा, डी नहीं, मॉन्जेरो लिवोनिका कमेंजो। डी? डी को क्या हुआ? मैं जानना चाहती हूँ। वो मर चुकी है, वांजेरो ने बोला। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरा नाम उन लोगों के नाम पर रखा जाए जो मुझ पर सितम ढाते आए हैं। तुम भी उतनी ही अच्छी तरह जानती हो जितना कि मैं कि तुम्हारा नाम डीसी आंटी के नाम पर रखा गया था। डीसी मेरी बहन का नाम है, उसी ने डी का नाम रखा था। डी के जन्म के बाद से उसे हम बड़ी डी बुलाने लगे थे। और उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? वांजेरो ने पूछा। मेरे ख्याल से नानी माँ डी के नाम पर, मैंने कहा। और उनका नाम किनके नाम पर? उनकी माँ, मैंने कहा। और देखा, वांजेरो ऊब रही है। लेकिन बस इतनी ही दूर तक का मैं बता सकती हूँ, इसके पहले का मुझे नहीं मालूम। हालांकि दरअसल इसे मैं शायद सिविल वॉर के भी पहले की हर शाखा तक ले जा सकती थी। देखा, अस्सलाम वालेकुम बोला, वही तो। मैंने मैगी को कहते सुना। मैं तो वहां थी नहीं, मैंने कहा। अपने परिवार में डीसी के प्रकट होने के पहले, तो क्यों मैं उतना पहले जाने की कोशिश करूं? वो बस खड़ा खड़ा मेरी ओर कुछ इस तरह देखता हुआ मुस्कुराता रहा, मानो किसी ए मॉडल की कार का मुआयना कर रहा हो। मेरे सर के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में उसके और वांजेरो के बीच आंखों ही आंखों में इशारे होते रहे। इस नाम का उच्चारण कैसे किया जाता है? अगर तुम ना चाहो तो मुझे इस नाम से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वांजेरो ने कहा। क्यों नहीं? अगर तुम चाहती हो तो हम तुमको इसी नाम से पुकारेंगे। मुझे मालूम है शुरू में अजीब लगेगा, वांजेरो ने कहा। आदत पड़ जाएगी, मैंने कहा। फिर से बोलो, धीरे धीरे। खैर, नाम का मसला हमने जल्द ही सुलझा लिया। अस्सलाम वालेकुम का नाम दुगना लंबा और तिगना कठिन था। जब 2-3 बार मेरी ज़ुबान लड़खड़ाई तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे सिर्फ हाकिम बारबर कहकर पुकारूं। मैंने पूछना चाहा कि क्या बारबर हज्जाम है, लेकिन वाकई मैं ऐसा नहीं समझती थी, इसलिए पूछा नहीं। आप सड़क के शुरू में रहने वाले लोगों के यहाँ के होंगे, वही जो मांस के लिए मवेशी पालते हैं। वो लोग भी मिलने पर अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन हाथ नहीं मिलाते। पशुओं को चारा देते, बाड़ की मरम्मत करते, नमक चटाने की ढेरियों के लिए छप्पर डालते, भूसा फैलाते, हरदम व्यस्त रहा करते हैं। एक बार जब गोरों ने मवेशियों के झुंड में से कुछ को जहर दे दिया था तो उनके मर्द हाथ में बंदूकें लिए सारी रात जागते रहे थे। वो नज़ारा देखने के लिए मैं 1.5 मील पैदल चली थी। हाकिम बारबर ने कहा, उनकी कुछ बातें तो मैं मानता हूं, लेकिन खेती और जानवर पालना मेरा तरीका नहीं है। उन दोनों ने बताया नहीं और मैंने पूछा नहीं कि वांजेरो यानी डी ने क्या वाकई उससे शादी कर ली है। खाने बैठे तो छूटते ही वो बोला कि पत्तेदार सब्जियां तो वो खाता नहीं और सुअर का गोश्त दूषित होता है। वहीं वांजेरो कॉर्नब्रेड, चिटलिन और हरी सब्जियां और बाकी सब कुछ खाती रही और शकरकंदी के बारे में धड़ल्ले से बोलती रही। हर चीज़ में उसे मज़ा आ रहा था, इसमें भी कि हम अब भी वही बेंचें इस्तेमाल कर रहे थे जो कभी उसके डैडी ने बनाई थी, क्योंकि कुर्सियां खरीदने को पैसे नहीं थे। ओ मम्मा, वो चीखी, फिर हाकिम बारबर की तरफ मुड़ी। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये बेंचें कितनी प्यारी हैं। इन पर पुट्ठों के निशान महसूस किए जा सकते हैं। बेंच पर अपने नीचे और साथ की जगह पर हाथ फेरते हुए वो बोली। फिर उसने गहरी सांस ली और उसके हाथ नानी माँ की बटर डिश पर बंध गए। ये रही, उसने कहा। मैं जानती थी कि है एक चीज़ जो अगर मांग सकूं तो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। मेज से कूदकर वो उस कोने में गई जहां
डोल मथानी रखे थे। डोल में रखा दूध अब तक थक्का बन चुका था। उसने डोल की ओर देखा और देखती रही। मुझे इस डोल का ढक्कन चाहिए, वो बोली। इसे बड़े अंकल ने उस पेड़ से तराशा था ना, जो आप सबका साझे का था? हाँ, मैंने कहा। आहा, वो खुश होकर बोली, और मुझको पलटा भी चाहिए। वो भी बड्डी अंकल ने तराशा था? बार्बर ने पूछा। डी यानी वंजेरो ने मेरी तरफ देखा। आंटी डी के पहले पति ने तराशा था। मैगी इतना धीमे से बोली कि मुश्किल से सुनाई दिया। उनका नाम हेनरी था, पर उनको स्टैश बुलाते थे। मैगी का दिमाग हाथी के दिमाग जैसा है, हंसते हुए वंजेरो बोली। डोल के ढक्कन को मैं कोने वाली लंबी मेज पर सजावट के लिए रख सकती हूँ, उसने कहा, और डोल के ऊपर एक प्लेट सरका दी। और इस प्लेट का भी मैं कोई ना कोई कलात्मक इस्तेमाल खोज ही लूंगी। उसने पलटे को लपेटा तो हत्था बाहर निकला रह गया। एक पल को मैंने उसे अपने हाथों में ले लिया। ये नजर आने के लिए ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं थी कि मक्खन निकालने के लिए उसे ऊपर नीचे दबाने वाले हाथों ने उस पर दाब का एक निशान छोड़ दिया है। दरअसल कई सारे छोटे छोटे निशान देखे जा सकते थे। अंगूठे और उंगलियां कहाँ कहाँ लकड़ी पर दबे थे। हल्के पीले रंग की सुंदर लकड़ी जो बड़ी डी और स्टैश के अहाते में उगे एक पेड़ से निकली थी। खाने के बाद डी यानी वंजेरो मेरे पलंग के पायताने रखे संदूक के पास गई और उसे खखोलने लगी। मैगी रसोई में ही डिशपैन के ऊपर रुकी रही। 2 रजाइयां लिए वंजेरो बाहर निकली। दोनों को नानी माँ डी ने टुकड़ा टुकड़ा जोड़ा था। फिर बड़ी डी और मैंने सामने के पोर्च में उन्हें चौकटे में कस रजाइयां बनाई थीं। एक रजाई में अकेला सितारा और दूसरी में पर्वत के गिर्द चक्कर के डिजाइन बने थे। दोनों में उन पोशाकों के टुकड़े थे जो नानी माँ डी ने 50 साल या शायद उसके भी पहले पहनी रही होंगी, और नाना जेरल की कैरी की छींट वाली कमीजों के छोटे छोटे टुकड़े, और पर नाना ऐजा की उस वर्दी का एक नन्हा सा नीला लगभग एक माचिस के बराबर टुकड़ा जो उन्होंने सिविल वॉर में पहनी थी। मामा, वंजेरो बोली, चिड़िया सी मीठी, क्या मैं ये पुरानी रजाइयां ले जा सकती हूं? मैंने सुना रसोई में कुछ गिरा और मिनट भर बाद रसोई का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। तुम दूसरी वालियों में से एक दो क्यों नहीं ले लेती? मैंने पूछा। ये पुरानी वाली तो मैंने और बड़ी डी ने कपड़ों के कुछ टुकड़ों को लेकर बना ली थी, जो मरने के पहले तुम्हारी नानी ने जोड़े थे। नहीं, वंजेरो बोली, वो वाली नहीं चाहिए। उनके बॉर्डर के चारों ओर मशीन की सिलाई है। तो वो ज्यादा दिन चलेंगी, मैंने कहा। बात वो नहीं है, वंजेरो ने कहा। ये उन पोशाकों के टुकड़े हैं जो नानी माँ पहना करती थी। ये सारी सिलाई उन्होंने हाथों से की है। सोचो जरा। रजाइयों को कसकर पकड़े वो उन पर हाथ फेरती रही। इनमें से कुछ टुकड़े, जैसे वो लैवेंडर रंग वाले, उन पुराने कपड़ों के हैं जो उनकी माँ ने उनको दिए थे, मैंने कहा, और रजाइयों को छूने आगे बढ़ी। डी यानी वंजेरो पीछे हट गई, बस इतना ही कि मैं उनको छू न सकूं। रजाइयां अभी से उसकी हो चुकी थीं। सोचो भला। उसने फिर सांस भरी और उन्हें सीने पर कस लिया। सोचा तो ये है, मैंने कहा, मैंने मैगी से वादा किया था कि जब वो जॉन टॉमस से शादी करेगी तो ये रजाइयां मैं उसको दूंगी। डी ऐसी चिहुक उठी जैसे मधुमक्खी ने काट खाया हो। मैगी को क्या समझ इन रजाइयों की? वो बोली। वो तो इतनी दकियानूसी है कि उसको रोजाना इस्तेमाल करने लगेगी। मेरे ख्याल से जरूर करने लगेगी, मैंने कहा। ईश्वर जानता है इतने लंबे अरसे से मैंने इन्हें बिना इस्तेमाल किए बचा कर रखा हुआ है। मैं चाहती हूं वो इस्तेमाल करे। ये बात मैं उठाना नहीं चाहती थी कि डी जब कॉलेज जा रही थी एक रजाई मैंने उसे देनी चाहिए थी। तब उसने कहा था पुराने फैशन की है, अब नहीं चलती। पर ये तो अनमोल हैं, वो अब कह रही थी, क्रुद्ध, क्योंकि क्रोध उसका स्वभाव है। मैगी इनको बिस्तर पर रख देगी और 5 साल में इनके चिथड़े हो जाएंगे, उससे भी कम वक्त में। तब फिर वो और बना सकती है, मैंने कहा। मैगी को रजाई बनाना आता है। डी यानी वंजेरो ने हिकारत से मुझे देखा।
आप कभी नहीं समझेंगी। बात इन रजाइयों की है, इन रजाइयों की। अच्छा? कुछ चकरा कर मैंने पूछा, तुम क्या करोगी इनका? टांगूंगी, वो बोली, मानो रजाइयों से बस यही एक काम लिया जा सकता हो। मैगी तब तक दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसके पाँव के एक दूसरे पर घिसटने की जो आवाज़ निकली वो मुझे लगभग सुनाई दे गई। उसे ले लेने दो ममा, उसने कहा, किसी ऐसे की तरह जिसे आदत हो कि न कभी कुछ उसे मिलेगा न कभी कुछ उसके लिए रखा जाएगा। रजाइयों के बिना भी नानी डी मुझे याद रहेंगी। मैंने ध्यान से उसे देखा। उसने अपना निचला होंठ वेरी तमाकू से भर रखा था, जिसने उसके चेहरे को एक नशेड़ी की गिरी हुई शक्ल दे दी थी। उसे नानी माँ डी और बड़ी डी ने खुद रजाई बनाना सिखाया था। जले के निशान वाले अपने हाथों को वो अपनी स्कर्ट की परतों में छिपाए खड़ी थी। बहन को उसने भय जैसे किसी भाव के साथ देखा, नाराजगी के साथ नहीं। यही भाग्य था मैगी का। उसे इस तरह खड़े देख ठक से कोई चीज मेरे सिर पर आ लगी और पांव के तलुओं तक दौड़ गई, ठीक जैसे जब मैं चर्च में होती हूं और परमात्मा की अनुभूति मुझे स्पर्श करती है और हर्ष से मैं चीख उठती हूं। मैंने ऐसा कुछ किया जैसा पहले कभी नहीं किया था। मैगी को बाहों में समेटा, घसीट कर कमरे तक ले गई। मिस वांजेरो के हाथ से रजाई झटकी और मैगी की गोद में पटक दी। बाकी में से 1 या 2 ले लो, मैंने डी से कहा, पर वो मुड़ी और बिना एक शब्द बोले बाहर हाकिम में बार्बर के पास चली गई। तुम बिल्कुल कुछ नहीं समझती। मैं और मैगी जब बाहर कार तक गए उसने कहा, क्या नहीं समझती? मैंने जानना चाहा। अपनी धरोहर, वो बोली। फिर मैगी की ओर मुड़ी, उसे चूमा और कहा, तुम्हें चाहिए कि कुछ कोशिश करो, कुछ बनो मैगी। हमारे लिए सच ही नया दिन उगा है, पर तुम और ममा जिस तरह रह रहे हो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। उसने धूप का चश्मा लगाया जिसने उसकी नाक की नोक और ठोड़ी के ऊपर सब ढक लिया। मैगी मुस्कुराई, शायद धूप के चश्मे पर, लेकिन असली मुस्कान, भयभीत नहीं। कार की धूल को जब बैठते देख लिया तो मैंने मैगी से कहा कि मेरे लिए चुटकी भर तमाकू ले आए, और फिर हम दोनों वहीं बैठे रहे, मगन मन, जब तक कि घर जाकर सोने का वक्त नहीं हो गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।